हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। गाइज, आज हम ये क्लास 6 का एनसीईआरटी की बुक है जो सोशल साइंस की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म एंड द लाइफ। ये है फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. ये कब कहाँ कहा गया है? अथर्ववेदा भूमि सुक्ता। हाइम टू द अर्थ के बारे में ये बोला गया है कि इसमें हमारे जो वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, उनमें से का अर्थवेद है, उसमें बोला गया है, और अर्थवेद के भी भूमि सूक्त में बोला गया है। अब इसने बोला क्या है कि जो जो अर्थ है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बर्डन से फ्री, यानी उनके बोझ से फ्री, यहाँ ह्यूमन बींग्स से अलग अर्थ की में बहुत सारी ऊंचाइयाँ हैं, बहुत सारे हाइट्स, ऊंचाइयाँ, स्लोप, ढलान है, एंड ग्रेट प्लेन्स, और बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, बीरिंग प्लेन्स इंडोन्ड विद वेरियस पावर, और ये जो प्लांट्स हैं, इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ हैं। स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस हर चीज़, इनकी शक्तियाँ चारों ओर फैली हुई हैं और इनको हम हर जगह देख सकते हैं। द अर्थ इज माई मदर, अर्थ मेरी माता है, एंड आई एम हर चाइल्ड, मैं इसका बच्चा हूँ। कौन है इसका बच्चा? इंसान इसके बच्चे हैं और अर्थ हमारी माता है, इसमें ये बताया गया है। अब ये हमारा द बिग क्वेश्चन, इसमें हम जो हमारे लेसन है, इसमें बिग क्वेश्चन हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। जो मेन मेजर टाइप्स हैं लैंडफॉर्म की, यानी जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं अलग अलग मुख्य टाइप्स की, उनको पढ़ेंगे, उनकी सिग्निफिकेंस यानी उनका महत्व पढ़ेंगे, टू लाइफ में उनका क्या महत्व है, एंड कल्चर और संस्कृति में उनका क्या महत्व है। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म्स। और हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रत्येक लैंडफॉर्म है उसके लिए चैलेंज यानी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर क्या क्या है, चुनौतियाँ मतलब उनकी के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी यानी उनके गुड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं ऑफ लाइफ, और हमारी लाइफ में एसोसिएट विद ईच लैंडफॉर्म, और हर एक लैंडफॉर्म से जुड़े हुए क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या हमें कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, ह्यूमन्स लाइक द मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। ह्यूमन हैं वो एक स्तनधारी, मैमल्स होता है स्तनधारी हैं, और जो अर्थ पे रहते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। आप लैंड पे रहते हुए आप ये जानते होंगे, आपने ये नोटिस किया होगा, आपने ये देखा होगा कि इस पे बहुत सारी फॉर्म्स हैं और बहुत सारे फीचर्स यानी गुण हैं इसके। इट अपीयरेंस चैलेंज ए लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसकी अपीयरेंस ये है कि इसमें हमें एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सकते हैं, वहाँ चेंज मिलता है, अलग अलग चीज़ चेंज होता है। सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम रीजन नॉन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। आप ये सपोज करके आप ये चलिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप चल रहे हैं बाय रोड से, आप किस रीजन में गए हुए हैं, आप छोटा नागपुर के पास झारखंड में गए हुए हैं, और रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, और फिर आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, और फिर आप अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं उत्तराखंड में। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। आप ये जो रास्ता मैंने बताया पहले, इस पे आप जाते हैं तो आपको बहुत अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स यानी धरती की स्थलाकृतियाँ दिखेंगी, यानी कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं मैदान है, ऐसा दिखेगा। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। आप इनमें से 3 मेजर लैंडफॉर्म है वो काउंट कर सकते हैं, विच वी विल नो एक्सप्लोर। अब हम इसको अच्छे से जानेंगे। अब लेट अस एक्सप्लोर।
as a class activity from group of 4 or 5 students and observe the school surroundings. आप एक क्लास में हो और आप 4-5 बच्चों का एक स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाइए और अपने स्कूल के आसपास देखिए. वट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी? आप अपने यहाँ कौन सा लैंडस्केप देख पा रहे हैं. विल द लैंडस्केप चेंज ए फ्यू किलोमीटर्स अवे? जब आप कुछ किलोमीटर जाते हो तो क्या लैंडस्केप चेंज हो जाता है. और विद इन सम 50 किलोमीटर्स, और जब आप 50 किलोमीटर्स दूर जाते हो तो क्या चेंज होता है. कंपेयर विद अदर ग्रुप्स, ऐसे ही ग्रुप बना के पूरी क्लास के और उसको दूसरों से कंपेयर करना है. इन द सेम ग्रुप, ऐसे ही सेम ग्रुप्स में डिस्कस ए जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज़ मेड थ्रू ए रीजन ऑफ इंडिया. आप एक ऐसी जर्नी के बारे में डिस्कस कर सकते हो जिसमें आप इंडिया के दूसरे रीजन में गए, दूसरी जगह पे गए हो. लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे. और आप जो इसका ये वे है जर्नी का, इसके रीजन में इंडिया के में उसकी लिस्ट भी बना सकते. लैंडस्केप क्या क्या है, क्या क्या आपने देखा. कंपेयर विद अदर ग्रुप, और आप इसको अदर ग्रुप्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं. अब है ये साइड में एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होती है. एल्टीट्यूड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल. एल्टीट्यूड होती है जो हमारे किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर समुंदर तल, सी लेवल यानी समुंदर तल से उसकी ऊंचाई कितनी है तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं. एग्जाम्पल है द एल्टीट्यूड ऑफ ए माउंटेन. अब जो समुंदर तल से किसकी ऊंचाई, माउंटेन की. द एल्टीट्यूड ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है. और ए प्लेन इन फ्लाइट, और फ्लाइट में जो प्लेन है वो कितनी दूर पे उड़ रहा है. और द एल्टीट्यूड ऑफ ए सैटेलाइट, और एक जो सैटेलाइट है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है. ये एल्टीट्यूड के बारे में ये बताया गया है. अब ये हमारा ए लैंडफॉर्म इज ए फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ योर प्लेनेट अर्थ. एक लैंडफॉर्म है, एक फिजिकल फीचर है जो हमारी अर्थ पे पाया जाता है. लैंडफॉर्म यानी धरती की अलग अलग प्रकार की चीज़ें. लैंडफॉर्म्स टेक शेप्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड हैव ए सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड लाइफ. जो लैंडफॉर्म है वो अपनी शेप लेने में मिलियंस ईयर्स लगा देते हैं और ये इनका कनेक्शन हमारे इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट और हमारी लाइफ के साथ बहुत ही गहरा हो जाता है. सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही ज़रूरी कनेक्शन बन जाता है. दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज. इनको जो ये लैंड फॉर्म है इसको हमें मेजर ब्रॉडली बड़े तरीके से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है माउंटेन, सेकेंड है प्लेट्यू एंड थर्ड है प्लेन. अब दीज लैंडफॉर्म हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. ये जो लैंडफॉर्म तीनों दे रखी हैं ये इसमें बहुत सारे क्लाइमेट में अलग अलग चेंज होते हैं. एंड आर होम टू ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. यहाँ अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फोना यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु है वह पशु पक्षी हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं. ह्यूमन्स हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म्स. जो ह्यूमन है, जो आदमी है, उन्होंने हर लैंडफॉर्म को अपना लिया है यानी आदमी हर जगह रहता है. माउंटेन्स पे भी रहता है, प्लेट्यू में भी रहता है और प्लेन्स में भी रहते हैं. बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म वेरियस थ्रू आउट द वर्ल्ड. लेकिन जो आदमियों की संख्या है इन जगह पे रहने की, लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड, इन अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म में, डिफरेंट प्रकार के इस लैंडफॉर्म्स में, माउंटेन पे, प्लेट्यू और प्लेन्स में अलग अलग है. यानी कहीं कम आदमी रह रहे हैं और कहीं ज़्यादा रह रहे हैं. अब हमारा माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप. जो माउंटेन हैं वो अपने आसपास के लैंडफॉर्म से बहुत ही हायर होते हैं. माउंटेन्स यानी अपने लैंडफॉर्म, जो आसपास की जो लैंडफॉर्म है उससे बहुत ज़्यादा हायर होते हैं. दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप एंड ए नैरो समिट. ये एक बहुत ही नीचे से बहुत ही बड़ा बेस होता है इनका और स्टीप स्लोप यानी सीढ़ीदार, स्टीप होता है सीढ़ीदार ढलान, सीढ़ीदार इनकी ढलानें होती हैं. एंड ए नैरो समिट,
और ऊपर से जाके बिल्कुल पतला हो जाता है, नैरो समिट, यानी बिल्कुल नैरो होता पतला और समिट होती है ऊपर से चोटी चोटी इनकी बिल्कुल पतली हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, ये इनकी हाइट पे डिपेंड करता है। सम माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ पर्वत हैं जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। एट लोअर एल्टीट्यूड, और जो निचले पर्वत हैं जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे हैं, यानी लोअर एल्टीट्यूड मैंने भी बताया था ना, जो सी लेवल से हाइट देखी जाती है, अगर जिनकी हाइट कम होती है थोड़ी सी द स्नो मेल्ट एवरी समर एंड ट्रेंड, तो उनकी हाइट, जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है वहाँ गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है। एंड ट्रंस, और ऐसे पिघल के और ऐसे पानी बन के ऐसे नीचे आ जाती है, ऐसे नदियाँ बन जाती हैं। ट्रेंड इनटू वाटर एंड फीड्स रिवर, और ऐसे पानी बन के रिवर में बह जाता है और रिवर बन जाती हैं। एट हाईली एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट, और जो बहुत ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पर ये स्नो नहीं पिघल पाती, वहाँ सर्दी होती है। लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, ऐसे माउंटेन जहाँ बर्फ़ नहीं पिघलती वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी ही रहती है, परमानेंटली जमी रहती है, परमानेंटली स्थायी तौर पे वहाँ तो बर्फ़ रहेगी ही रहेगी, बर्फ़ से ढके हुए हो रहते हैं वो जाओ जो बहुत हाईली एल्टीट्यूड पे हैं, यानी बहुत ऊंचाई पे है जिनकी। अदर हाईलैंड्स विद ए लोअर हाइट, कुछ हाईलैंड्स हैं ऐसे हैं जिनकी हाइट कुछ कम होती है। लेस स्टीप स्लोप्स, और उन पे जो ढलान है जो वो भी कम होता है। एंड राउंड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स, और उनकी टॉप्स राउंड होती है और उनको हम हिल्स बोलते हैं, यानी जो बहुत ही ऊंचे होते हैं उनको तो हम माउंटेन्स बोलते हैं, यानी पर्वत बोलते हैं, और जो उनसे कम हाइट के और कम स्लोप के होते हैं उनको हम हिल्स बोलते हैं, यानी पहाड़ियाँ बोलते हैं। अब ये साइड में देखा है प्रिस्क्रिप्शन। वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीच इन द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, जो वाटर है वो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, कहाँ से पहुंचता है, किस कई फॉर्म में पहुंचता है। रेन की फॉर्म में, स्नो एंड हेल्स, स्नो की फॉर्म में, और हेल्स होता वही है जो धुआं वो फॉग वो धुंध आती है ना उसको बोलते हैं। हेल्स आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रीसिपेशन, ये प्रीसिपेशन होता है वही वाष्पीकरण, यानी जो वाटर साइकिल चलता है वो उसकी फॉर्म से ही अलग अलग तरीके से, वर्षण बोलते हैं इसको, प्रीसिपेशन। अब थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो, स्नो बर्फ़ क्या है। अनलेस यू लिव इन ए हिमालयन रीजन, क्या आप एक हिमालय रीजन में रहते हैं, सच एज कश्मीर, जैसे कश्मीर है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, क्या आप ऐसी जगह इन जगह पे रहते हैं, कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं आप। यू मे नेवर हैव सीन स्नो, या आपने कभी बर्फ़ नहीं देखी है। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रिसिपेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हिल्स, जो बचा हुआ इंडिया बच गया इनमें से, जो ऊपरी स्टेट मैंने बता दिया, इनमें से जो बचा हुआ इंडिया इनमें सबसे ज़्यादा वर्षण, यानी जो पानी ऊपर से नीचे हमारे जो बादलों से पानी आता है वो रेन और हेल की फॉर्म में आता है। बट एट हायर एल्टीट्यूड, परंतु जहाँ बहुत ही ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड्स यानी समुद्री तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ स्नो विद फॉल, वहाँ केवल सर्दी होती है, वहाँ स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है। कविंग द लैंडस्केप इन ए सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट्स, यह कवर कर लेती है सारी धरती को, सारे लैंडस्केप को, एक यह सॉफ्ट होती है और ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट की तरह, ये सारी वाइट ब्लैंकेट यानी वाइट कंबल की तरह ये सारी लैंडस्केप वो कवर कर लेती है। स्नो एंड हेलस्टोन आर नथिंग बट प्रिसिपेशन ऑफ वाटर इन ए सॉलिड स्टेट, जो स्नो और हेलस्टोन है, हेलस्टोन यानी ओले होते हैं, ओले हैं ये कुछ भी नहीं है, ये जो वर्षण होता है पानी का इसकी सॉलिड स्टेट, यानी ये सॉलिड रूप में गिरते हैं, तो स्नो और हेलस्टोन के रूप में गिरता पानी, और
जब ये द्रव के रूप में गिरता है तो ये वर्षा के रूप में गिरता है। अब देखो ये माउंटेन्स दिखा रखी हैं। हमारी जो माउंटेन एवरेस्ट है वो ऐसी दिखाई देती है, और ये हमारी माउंटेन अकांगुआ है, और फिर ये माउंट किलिमंजारो है, ये माउंट ब्लैंक है, आगे हमारी माउंट कंचनजंगा है, और ये माउंट अनाईमुडी है। ये पिक्चर्स दे रखे 6 माउंटेन्स की पूरे वर्ल्ड की। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। जो बहुत सारे वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, वो एक ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं जिसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। सच एज द हिमालयाज इन एशिया, हिमालय है जो एशिया में, ऐसा ही माउंटेन रेंज है। जब बहुत सारे पर्वत जब एक जगह एक साथ साथ होते हैं तो उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं, यानी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और अब ये दे रखा है आल्पस इन यूरोप, और जो आल्पस पर्वत है वो आल्पस माउंटेन रेंज है वो यूरोप में है, हिमालय एशिया में है, और एंडीज़ इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में एंडीज़ है। यानी इन पे बहुत ऐसे लगातार पर्वतीय एक पर्वत है, फिर उसके थोड़ा साथ में ही कोई दूसरी रेंज है या दूसरी माउंटेन पर्वत है, ऐसे करके पूरी रेंज यानी श्रृंखला बन जाती है। ये 3 श्रृंखलाओं के हमारे जो वर्ल्ड के उदाहरण दिए गए, एक तो हिमालय रेंज एशिया में, आल्पस है जो यूरोप में है, एंडीज जो साउथ अमेरिका में है। सम ऑफ दीज रेंज स्ट्रेच फ्रॉम 1000 ऑफ किलोमीटर्स। ये जो रेंज हैं ये 1000 यानी हज़ारों किलोमीटर्स में फैली हुई हैं। मैंने बताया ना अभी, एक पर्वत है जैसे, उसके साथ में फिर दूसरा पर्वत आ गया, फिर तीसरा आ गया, ऐसे करके पूरे हज़ारों किलोमीटर में साथ साथ एक रेंज बन जाती है, पूरी श्रृंखला बन जाती है। अब ये फिगर 3.2 में आपने वो मैंने दिखाया, आपको पिक्चर्स दिखाई थी अभी से 6 माउंटेन की पिक्चर्स है। फिर आपके फिगर 3.3 में आपको दिखा रखा है कि ब्रिंग दैम टुगेदर टू गिव विजुअल इम्प्रेशन ऑफ देयर रिलेटिव हाइट्स टॉप टू बॉटम। आप ऐसे इनकी एक दूसरे के ऐसे जब हाइट कंपेयर करोगे तो ये ऐसे होती है। पहले जैसे ये थोड़ा सा नीचे है, फिर ये इससे ऊपर है, ये जो रेड में है पहले नीचे आ गया, फिर ये जो ऑरेंज में है ये थोड़ा सा ऊपर है, फिर ये येलो में ये और ऊपर है, फिर ग्रीन में थोड़ा सा ऊपर है, फिर रेड आ गया, रेड और ऊपर है, और सबसे ऊपर ब्लू, ये जो ब्लू लाइनिंग से दिखाया गया ये सबसे ऊपर है। ऐसे करके इनकी अलग अलग रेंज होती है। देर ये ब्रिंग दैम टुगेदर टू गिव ए विजुअल इम्प्रेशन ऑफ देयर रिलेटिव हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे हम इनके एक दूसरे की हाइट टॉप से बॉटम तक नाप सकते हैं। माउंटेन एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत चाइना एंड नेपाल। जो माउंटेन एवरेस्ट है वो तिब्बत चाइना और नेपाल के दोनों के बीच में है। एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। और जो कंचनजंगा है वो जो नेपाल है और जो हमारी सिक्किम स्टेट है इंडिया की, उसके बीच में है। आर द 2 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज। ये जो दो ये हैं माउंटेन एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये 2 हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की। माउंट अकांगुआ इन साउथ अमेरिका। जो माउंट अकांगुआ है वो साउथ अमेरिका में है। इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज। जो ये माउंट अकांगुआ है ये सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, एंडीज़ की। माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका is an isolated mountain that is not part of any range। जो माउंट किलिमंजारो है ये ईस्टर्न अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, और इसमें ये कोई किसी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक अकेली माउंटेन है। माउंट ब्लैंक इन वेस्ट यूरोप इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आल्पस। जो माउंट ब्लैंक है ये वेस्टर्न यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन है आल्पस रेंज में। अनाईमुडी, ये अनाईमुडी है केरला में, इन केरला आल्सो नोन एज अनाई पीक।
जो अनाई मुडी है ये केरला में है और इसको हम अनाई पीक भी बोलते हैं। इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची माउंटेन है। कौन सी? अनाई मुडी। अब ये माउंटेन फॉरेस्ट, ये पहले ग्रीन से जो दे रखा है साइड में इसको पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ेंगे हम। ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेन्स रीजन्स। जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट होते हैं जो माउंटेन का रीजन है, जो पहाड़ का एरिया है उसके अंदर जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर मॉस, ए स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रू रूट्स ऑप्शन स्प्रेड इन ए क्यूशन लाइक कवर्स। ये मोश होती है, इसको जैसे हम काई से टाइप में भी बोलते हैं। ये एक स्मॉल छोटे छोटे ग्रीन प्लांट होते हैं जो जिन पे फ्लावर नहीं होते और इनकी नहीं जड़ होती है और ये ऐसे ही फैले रहते हैं। जो इनका लैंड फॉर्म्स हैं उन पे ऐसे ही फैले रहते हैं और जैसे एक कोई कुशन, कोई हम पर्दा वगैरह बिछा देते हैं ना, कवर वगैरह बिछा देते हैं लैंड फॉर्म पे, इस तरह से लगते हैं ये। एबेलिचन, ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स, वॉल्स और ट्री। ये लीचन होती है, एक प्लांट होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो जर्नली कहीं भी क्लिंग्स टू रॉक्स, रॉक्स पे कहीं भी दिखाई दे जाता है, वॉल्स पे भी दिखाई दे जाती है और ये ट्रीज़ पे भी दिखाई दे जाती है। अब हम अपना लेसन इधर से स्टार्ट करते हैं वाइट से। माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स। जो माउंटेन है उनकी बहुत ऊंची और नुकीली चोटी होती है। लाइक द हिमालय एंड द रिलेटिवली यंग, विच मीन्स दैट दे वर फॉर्म्ड रिसेंटली इन अर्थ हिस्ट्री। जो ये हिमालय है ये हमारा यंग पर्वत बोला जाए, यंग माउंटेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अभी जो हमारे धरती की हिस्ट्री है यानी धरती का जो इतिहास है उसमें इनका ये अभी अभी बने हैं, इसलिए इसको यंग माउंटेन बोला जाता है। किसको? हिमालय को। बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर एगो। परंतु ये बहुत मिलियंस ईयर्स पहले से हैं। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक द अरावली रेंज। बल्कि जो छोटी चोटियाँ हैं जो कम ऊंचाई की हैं, माउंटेन्स हैं जिन पे जैसे हिल्स पहाड़ियाँ हैं, जैसे हमारी अरावली रेंज है, आर मच ओल्डर, जो बहुत ओल्डर है, एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन, और ये चारों तरफ से कटाव से, इरोजन या अपरदन से, यानी जो जब पानी वगैरह आता है बरसात का, इससे इरोजन से ये छोटी हो गई हैं। Sometime as with the Himalayan upliftment as well as erosion continue to this day। लेकिन जो हमारा हिमालय है वो अभी भी ऊपर उठ रहा है, परंतु इसका इरोजन कंटिन्यू हो दिस डे। इसका इरोजन तो, इसका अपरदन तो हर दिन हो रहा है, लेकिन हमारा हिमालय है वो आज भी अपनी ऊंचाई पे बढ़ रहा है। अपलिफ्टमेंट यानी अभी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। यू विल लर्न मोर इन साइंस अबाउट सच प्रोसेस। आपने साइंस को इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। एंड देयर कॉजेज, और इसके कारण भी पढ़े होंगे कि क्यों बढ़ रहा है। लेट अस जस्ट से हेयर दैट सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक द हिमालयज आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट। कुछ ऐसे पर्वत हैं पूरे वर्ल्ड में जो अपनी ऊंचाई, जिनकी ऊंचाई बढ़ रही, अभी भी बढ़ रही है, तो इनमें एक हिमालय ऐसा ही पर्वत है। अब माउंटेन इन्वायरमेंट, अब ये बता रखा है कि जब माउंटेन है उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है। माउंटेन इन्वायरमेंट, माउंटेन स्लोप्स आर often covered with a type of forest called mountain forest, where conifer trees such as pine, fir, spruce and देवदार are common। ये बता रखे जो माउंटेन की ढलान होती है वो जंगलों से घिरी, उस पे जंगल पाए जाते हैं, उन जंगलों को हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं।
और इन पे जो ये माउंटेन फॉरेस्ट है इनमें कई ट्री पाए जाते हैं। इसमें पाइन्स ट्री, फिर स्पर्स और देवदार के वृक्ष कॉमन हैं। दीज कन्फेरियर ट्रीज ग्रो टॉल। ये जो यहाँ के जो ट्री हैं वो बहुत ऊंचे बढ़ते हैं। एंड कोन शेप, और इनके ऊपर से शेप कोन की तरह यानी शंकु की तरह होती है, जैसे आइसक्रीम होती है ना, ऊपर से नुकीली और नीचे से चौड़े, इस तरह की शेप होती है, ताकि बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वो ऐसे ऊपर से नीचे आ जाती है अपने आप। विद थिन पॉइंटेड लीव, इनके छोटे पत्ते होते हैं, इन पे पॉइंटेड यानी बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड द ट्रीज गिव वे टू ग्रास, मॉसेस एंड लीचन। जब और हम और ऊंची उस पे पहुंच जाते हैं माउंटेन पे, तो वहाँ तो ट्रियों की फॉर्म ही बदल जाती है। वहाँ तो घासेस मिलती हैं, मॉसेस मिलते हैं। अभी मॉसेस ये बताया था ना, स्मॉल ग्रीन ग्रास होती है जो ऐसे इधर उधर कुशन की तरह फैली नज़र आती है। और लीचन एक प्लांट का ऑर्गेनिज्म होता है जो कहीं भी रॉक्स वॉल्स आदि पे दिखाई दे जाता है। अभी ये मैंने माउंटेन फॉरेस्ट, लीचन और जो आपके मॉसेस है ये पहले आपको पढ़ा दिए हैं। Here are two verses from a long poem by कालिदास। यहाँ एक कालिदास के दो दोहे दिए गए हैं एक पोएम के। Who lived at least 1500 years ago is often considered to be the greatest poet of ancient India। जो कालिदास थे वो 1500 साल पहले हमारे इंडिया में थे। उनको हम बहुत ही बड़ा कवि मानते हैं अपने पुराने भारत में। द पोएम कुमार संभवम बिगिंस विद एन इनिशिएटिव टू हिमालयज। जो हमारी ये पोएम कुमार संभवम है, इसमें हमें भी जो हिमालय है उसकी बनावट इनोवेशन होता है, यानी उसकी शुरुआत के बारे में बताया गया है, क्योंकि बिगिनिंग्स वो किस तरह से हिमालय बना। दिस इज ए सिंप्लीफाइड ट्रांसलेट फ्रॉम टू संस्कृत। इसको संस्कृत से सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। इन द नॉर्थ राइज हिमालय ए लॉर्ड ऑफ माउंटेन। जो ये नॉर्थ में है हमारा हिमालय है, बढ़ राइजिज यानी जो बढ़ रहा है हिमालय, यह लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स पर्वतों का राजा है। लाइक ए लिविंग गॉड हु मेजर द अर्थ। यह एक जीवित भगवान है जो हमारी अर्थ को नाप रहा है, देख रहा है। हु मेजर्स एंड स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन। और यह हमारा जो वेस्टर्न ओशियन है और जो ईस्टर्न ओशियन है उसको भी देख रहा है। वेस्टर्न ओशियन जो हमारा इंडियन ओशियन में ये जो हमारे ये है ना द्वीप वगैरह हैं ये ईस्टर्न में जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, इन सबको देख रहा है। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन कैरी स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा, shaking the deodar trees, opening the peacock's tails, feathers, and cooling the mountain people after they hunt deer। अब ये जो है इसकी तरफ से बहुत जब हवाएं आती हैं इधर से, तो ये अपने साथ गंगा नदी में पानी लेके आती हैं। यानी जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी में पानी आता है किससे? जब ये जो इस पे बर्फ़ वगैरह पिघलती है उससे। ओपनिंग द पिकॉक, इससे पिकॉक अपनी टेल और अपने पंख खोलकर नाचते हैं। और ये जो देवदार के ट्रीज़ हैं ये शॉकिंग यानी बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। ये कूलिंग, और ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो माउंटेन के पीपल हैं, ये जब ये हिरण का शिकार करते हैं तो ये हवा है उनको ठंडी लगती है। डिस्कस द वर्सेस एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास। इस दोहे को, ये जो मैंने अभी बताया है जो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन,
ये जो वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन क्या है? कैन यू लोकेटेड दैम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स? क्या इसको आप लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स बोल सकते हो? किसको को? हिमालय को। ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन क्या है? और क्या आप इसको इसकी लैंड ऑफ माउंटेन्स को आप बता सकते हो कि ये लॉर्ड है, भगवान है, इनका पर्वतों का राजा है? वाई इज गंगा मेंशन? या गंगा को क्यों मेंशन किया गया है? हिंट, देर कुड बी सेवरल रीजन्स। यहाँ ये बताया गया है कि इसमें हिंट ये दिया गया है कि यहाँ बहुत सारे रीजन्स है। जैसे ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन दे रखे, जो हमारा नीचे हो, जो हमारा अरब सागर है, तो ये इसमें वेस्टर्न जो साइड है उस साइड तो हमारे लक्षद्वीप है, वो वेस्टर्न साइड है, हिमालय भी उसको भी देख रहा है। और जो ईस्टर्न ओशियन है इस तरफ, जो बंगाल की खाड़ी है उसको भी देख रहा है, जिसमें हमारे अंडमान निकोबार से बंगाल की खाड़ी में, उसको भी देख रहा है। फिर ये लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स के का मतलब है कि जो हिमालय है क्या वो सच में पर्वतों का राज्य है, ये बता रखा है। और गंगा को यहाँ क्यों मेंशन किया गया है? गंगा हमारी एक पवित्र नदी है जो हिमालय से निकलती, जब हिमालय में गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, उसी बर्फ़ पिघलने से गंगा नदी में पानी आता है। और जो गंगा नदी है उससे हमारे जो इंडिया में बहुत ही जगह सिंचाई का काम किया जाता है। अब देखो ये दे रखे हैं, ये बर्ड्स दे रखे हैं, ये बर्ड्स पाए ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं, और ऐसे ये पशु पक्षी ऐसे पाए जाते हैं। ये देख लो, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। ऐसे पशु पक्षी वहाँ कहाँ? माउंटेन्स में ऐसे पाए जाते हैं। अब ये डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर, लेक, ग्रासलैंड एंड केव इन माउंटेन्स आर होम टू डाइवर्स फौना। जो ये बहुत डीप फॉरेस्ट यानी जो गहरे जंगल हैं, जहाँ रिवर बहती हैं, लेक्स यानी झील हैं, ग्रास लैंड यानी जो जिस लैंड पे ग्रास है यानी घास की भूमियाँ पाई जाती हैं, एंड केव और गुफाएं पाई जाती हैं इन माउंटेन्स में, आर होम टू डाइवर्स फौना। यहाँ ये इनका घर है कि जहाँ ये अलग अलग तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। किस किस तरह के? अभी देखो पिछले पेज पे अभी मैंने दिखाए ना, ये इस तरह के सारे पक्षी पाए जाते हैं। अब ये है हमारा फॉर इंटेंस द गोल्डन ईगल। ये भी इनके सभी के नाम दे रखे हैं भैया, आप देख लेना क्या क्या नाम दे रखे हैं। द गोल्डन ईगल, द पेरेग्राइन फैल्कॉन, द कनाडियन लायरिक्स, द स्नो लिपार्ड, द आइबेक्स, द हिमालयन टफर एंड द माउंटेन हेयर, द याक एंड द ग्रे फॉक्स एंड द ब्लैक बियर। ये सारे जो पक्षी, ये पशु पक्षी जो दिखाए गए हैं, इनके नाम बताए गए हैं। डोंट मिस आउट, आपको इसको मिस नहीं करना। क्या मिस नहीं करना? गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटेड इन द हिमालयाज। जो गंगा है वो एक इंडिया की ऐसी नदी है, सबसे बड़ी नदी है जो हिमालय से निकलती है। इन इंग्लिश गंगा इज आल्सो यूज्ड, इसे हम इंग्लिश में भी गंगा ही बोलते हैं। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, यह 2500 किलोमीटर लंबी है। दिस रिवर हैज़ न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो ये नदी है इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी जो इसमें से छोटी छोटी नदियाँ निकली हैं, नहरें निकली हैं, इनको मिलाकर ये कोई अलग अलग नदियों से मिलके ये बनी है। दैट इज़ अदर रिवर ज्वाइन इट। ट्रिब्यूटरीज उसको बोला जाता है जो छोटी छोटी नदियाँ आके किसी बड़ी नदी में मिलती हैं, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। सम ऑफ दैम, अब इनके नाम दे रखे हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी जो इसकी सहायक नदियाँ जो जिनसे मिलके इसका सारा पानी बना है। कौन सी है? एक तो यमुना एंड द घाघरा, घाघरा भी नदी है। ओरिजिनेट इन द हिमालय, तो जो यमुना और घाघरा ये दोनों हिमालय से ही निकलती हैं और ये गंगा में मिल जाती हैं। अदर लाइक द सोन
originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain। ये जो सोन नदी है ये जो ओरिजिनेट होती है विंध्याचल रेंज से होती है और ये साउथ की तरफ से होती है। गंगा जो मैदान है उसकी साउथ में की तरफ से होती है और साउथ से आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखो वो घास की भूमियाँ ऐसी होती हैं। ये टेरेस फार्मिंग दिखा रखी है कि ऐसे जो पहाड़ का ढलानी एरिया है उस पे ऐसे टेरेस फार्मिंग ऐसे से की जाती है। अब ये आपकी ये दे दिया टेरेरेन ए पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड, एक ऐसा धरती का टुकड़ा जिस पे स्ट्रेच लाइनिंग होती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर, इसका एक फिजिकल फीचर होता है जो ऐसे इस तरह से खेती की जाती है वहाँ। लाइफ इन द माउंटेन्स, अब ये लाइफ दे रखा है माउंटेन्स में किस तरह का लाइफ होता है। द माउंटेन टेरिट्रेन इज यूजुअली रग्ड और रफ, जो माउंटेन है उस पे ऐसे रहना, ऐसी छोटी छोटी जगह पे रहना बहुत ही मुश्किल है। एंड हैज़ स्टीप स्लोप, इस पे सीढ़ीदार इस पे तेज ढलान होता है। दिस मीन दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज, यहाँ जो रेगुलर यानी जो नियमित तौर से जो खेती की जाती है वो सिर्फ कुछ वैलियों में ही की जाती। वैलीज यानी घाटी यानी जैसे दो पर्वत हैं उनके जो नीचे का जो जगह होती है उसको घाटी बोलते हैं। Cultivation is practiced on the slopes by cutting steps into the slopes। यहाँ क्या होता है जो ये खेती होती है ये जो पहाड़ी है उसको काट के थोड़ा ढलान बना के ऐसे टेरेस की तरह खेती की जाती है। इनको स्टेप्स में ऐसे काट लिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, इसी को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। अभी देखो वो ये वैलीज के बारे में बता दिया। अभी मैंने बोला था ना नीचे का एरिया, ए लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, हिल्स और माउंटेन का नीचे का एरिया होता है। ओफन विद ए रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट, और इनमें से ही जो नीचे का ये वैली है उसी में हमारे नदियाँ और ये धाराएँ वगैरह बहती हैं। अब यहाँ आगे हम इन मैनी माउंटेन्स रीजन ऑफ वर्ल्ड हर्डलिंग इज़ द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन बाय एग्रीकल्चर। हर्डलिंग होती है शिकार वगैरह करना, जो हमारे बहुत सारी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो हमारे जितने पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हैं वहाँ हमारी इसी तरह से खेती की जाती। कैसे, टेरेस फार्मिंग, जो भी मैंने पिछले पेज पे ऐसे दिखाई देती थी ना, जैसे इधर ऊंचाई है फिर ऐसे मेड बना दी और फिर ऐसे नीचे करके फिर ये दूसरा खेत बना दिया, फिर ये ऐसे कर दिया, इस तरह से बनाई जाती है भैया। अब tourism is often an important source of income for the people living in the mountains। जहाँ पर जो टूरिज़्म है भी बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि जो हमारे प्लेन्स में जो नीचे आदमी रहते हैं वो वहाँ माउंटेन्स में घूमने जाते हैं, तो वहाँ टूरिज़्म भी बहुत अच्छे से चलता है। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीन ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, यहाँ के जो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो यहाँ की हवा है, जो यहाँ एक अच्छे से सुंदर सी जो ब्यूटी यहाँ है वो उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यानी यात्री घूमने के लिए वहाँ जाते हैं। सम टूरिस्ट आल्सो गो टू द माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स एज स्कीइंग, हिकिंग एंड माउंटेनियर्स एंड पैराग्लाइडिंग। कुछ आदमी जो कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ जो घूमने वाले हैं वो भी यहाँ इसलिए भी जाते हैं कि वो माउंटेन्स पे स्पोर्ट्स यानी खेल कूद करते हैं। कौन से खेल कूद होते हैं? स्कीइंग होती है, हिकिंग होती है, माउंटेनियर यानी माउंटेन पे जो चढ़ते हैं, और पैराग्लाइडिंग यानी जो माउंटेन के ऊपर से नीचे घाटी में छलांग लगाते हैं। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव आल्सो ट्रेवल्ड टू दोज अपलैंड टू पिलग्रिम्स टू होली साइट्स, जो बहुत सारी सेंचुरी से पहले भी आदमी यहाँ आते थे ऐसी धरतियों को देखने के। जैसे पिलग्राम्स एक होली साइट है, यानी यहाँ बहुत सारी पवित्र चीज़ें हैं। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर कैन आल्सो पुट द
fragile mountain environment. Under pressure, it is often difficult to find the right balance. लेकिन बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनको फ्रैगल माउंटेन यानी बहुत सारी माउंटेन दिखाई देती हैं, और वहाँ रहना और अच्छा स्थान ढूंढना रहने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वहाँ हम कुछ दिन तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ परमानेंट रुकने के लिए रहना वहाँ बहुत ही मुश्किल है। डोंट मिस आउट, अब इसको मिस नहीं करना है। बछेंद्री पाल स्टार्ट क्लाइंबिंग माउंटेन फ्रॉम ए यंग एज। जो बछेंद्री पाल थी उन्होंने माउंटेन पे चढ़ना बहुत यंग एज में शुरू कर दिया था। एंड लीड मैनी वोमेंस क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, यानी उन्होंने बहुत सी जो औरतें चढ़ने वाली थी उनके उसके ग्रुप को लीड किया था, यानी उनको रास्ता दिखाया था कि ऐसे चढ़ सकते हैं। सी वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट इन 1984। जो बछेंद्री पाल थी एक पहली वोमेन थी जो 1984 में इंडिया की थी और जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी थी। एंड वाज अवार्डेड पद्म श्री द सेम ईयर, और इसको 1984 में ही पद्म श्री दिया गया था। किसको? बछेंद्री पाल को। एंड पद्म भूषण इन 2019, और इनको 2019 में पद्म भूषण दिया गया था। किसको? बछेंद्री पाल को। अब है ये अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट ए लेग इन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 22। जो अरुणिमा सिन्हा है इन्होंने अपनी एक टांग को खो दिया था। कब? जब ये 22 साल की थी एक एक्सीडेंट में। विद बछेंद्री पाल्स एनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग शी मैनेज टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट इन 2013। और इन्होंने किन्होंने अरुणिमा सिन्हा ने जो बछेंद्री पाल के ने जब इनको एनकरेज किया, इनको सांस दिया कि आप ऐसे कर सकते हो, तो और इनको ट्रेनिंग दी बछेंद्री पाल ने। तो ये जो अरुणिमा सिन्हा है ये भी माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी थी 2013 में। एंड वेंट ऑन टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। और इसके बाद ये जो हमारे पूरे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनकी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन पे भी चढ़ी है। कौन? अरुणिमा सिन्हा। इंक्लूड माउंट विशन इन अंटार्कटिका। इसमें जो माउंट विशन है या वहाँ कितनी बर्फ़ होती है उस पे भी चढ़ी है। कौन? अरुणिमा सिन्हा। शी वाज अवार्डेड पद्म श्री इन 2015, और इन्हें पद्म श्री जो अरुणिमा सिन्हा है इन्हें पद्म श्री 2015 में दिया गया। लेट अस एक्सप्लोर दिस इमेज। ये 3.6 में जो इमेज दी गई हैं डिपेक्ट ए फ्यू चैलेंजेस दैट पीपल लिव इन द माउंटेन्स में फेस। ये कुछ ऐसे चैलेंज है जो माउंटेन में रहते हैं वो आदमी फेस करते हैं। डिस्कस दैम, इनको डिस्कस करना है इन द ग्रुप, अपनी क्लास, इन द क्लास, एंड राइट 1 पैराग्राफ ऑन ईच। इनके बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करना है और इनके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। Also discuss why despite many such challenges people still choose to live in the mountains। आपको ये भी डिस्कस करना कि इतने सब चैलेंज होने के बाद भी, इतनी सब कठिनाई होने के बाद भी ये आदमी माउंटेन्स पे रहना ही क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं कि उन्हें वहाँ माउंटेन पे ही रहता है। देखो, फ्लैश बार्ड स्टर्न लोकल फॉल्ट ऑफन कॉज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। जब कोई भी बादल फट जाता है तो वहाँ ऐसे बहुत जोर की बाढ़ आती है, फ्लैश बाढ़ बोलते हैं जिसको। अबे लैंडस्लाइड द सडन कोलैप्स ऑफ ए मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम ए माउंटेन साइड। जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसके उस साइड से जो वो जो मिट्टी खिसक जाती है उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। और ऐसा लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी आदमी वहाँ पर्वतों पे क्यों रहते हैं। ये फिर है ये हमारी ये एवरलॉन्च की दिखा दी। एवरलॉन्च क्या होता है? जो बर्फ़, बहुत सारी बर्फ़ जब ऊपर से नीचे घाटी की तरफ आ जाती है तो उसको बोलते हैं एवरलॉन्च। द सडन फॉल ऑफ स्नो आइस और रॉक्स फ्रॉम ए माउंटेन साइड ऑफ्टर ऑकर व्हेन द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग। जब स्नो पिघलना शुरू होती है तो नीचे से वो पिघल जाती है, ऊपर से ऐसे ही रह जाती है तो वो एकदम बहुत सारी नीचे आ जाती है, उसको एवरलॉन्च बोलते हैं।
एवलॉन्च बोलते हैं। क्लाउड बर्स्ट होता है कि बादल का फटना, एकदम बहुत ही ज़्यादा पानी का आ जाना, उससे बादल फटते हैं। ये अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, ये देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने यानी अनकंट्रोल्ड यानी बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड मात्रा में, जिसको कंट्रोल ना किया जाए, इतने टूरिज्म यानी देखने वाले पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नज़ारा हो जाता है वहाँ। अभी एवलॉन्च दिखा दिया मैंने। अब हैवी स्नोफॉल, वहाँ बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है। क्लाउड बर्स्ट अभी मैंने बताया था, एकदम बादल का फटना, बहुत ज़्यादा एकदम वर्षा हो जाना। और ये है कोल्ड वेदर, वहाँ ठंड तो बर्फ़ पड़ती है, वहाँ ठंड तो रहती ही है। अब ये डोंट मिस आउट, मैनी ट्रेडिशनल communities around the world considered mountain to be scattered places and worship them। कुछ परंपराएं, कुछ समाज में यह परंपराएं भी हैं कि कुछ समाज में ये परंपराएं भी हैं कि हमें पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। यहाँ बहुत ही डरावने स्थान है, इसलिए इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट 88,849 मीटर। जो ये माउंटेन एवरेस्ट है, ये हमारी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 8,849 मीटर है। हैज़ मैनी नेम्स, इसके बहुत सारे नाम हैं। तिब्बतियन कॉल्ड इट कोमोलोंगुंगमा, जो तिब्बत के आदमी हैं वो इसको कोलोमोगुंगा बोलते हैं। विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ वर्ल्ड, यानी जिसका मतलब है कि देवी माता है ये पूरे वर्ल्ड की। एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच, और ऐसे ही इस माउंटेन की पूजा करते हैं। नेपालीज कॉल्ड सागर माता, मीन्स गॉडेस ऑफ स्काई। जो नेपाल के आदमी हैं, नेपाली हैं, वो इसको सागर माता बोलते हैं, और जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ स्काई, यानी आसमान की देवी है, जिसका मतलब। सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हिल्ड स्कैर्ड बाय फ्लावर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन एंड एंशियंट तिब्बत रिलीजन। जो ये माउंट कैलाश है, इसको जो हम भगवान शिव का स्थान मानते हैं हिंदू, और ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं, बुद्ध बोलते हैं कि बुद्ध ने भी वहाँ तपस्या की थी। ऐसे ही जैनियों ने बोला कि हमारे महावीर स्वामी वो यहाँ रहते हैं। और जो बोन है, ये बोन एक जो रीजन है, ये तिब्बत कंट्री है, उसका एक कोई धर्म है बोन। सच रेलिवेंस फॉर माउंटेन सबमिट इज आल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ये हमारे इंडिया में ही नहीं है कि हम पर्वतों को भगवान मानते हैं, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा है कि सब हम पर्वतों को भगवान की तरह पूजते हैं। ये अदर कंट्रीज़ में ही है। अब ये भाई हमारा आगे से जो प्लेटिग्यू है, इससे आगे का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। Thank you guys. Please like, share and subscribe my channel.